लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं उनको बच्चों का तुतलाना भी अच्छा लगता है, तो आप सुन ही लेंगे मुझे 15-20 मिनट। तो थोड़ा श्वेता आपसे कुछ कहना चाहती हैं, उसके बाद हम आपको सुनेंगे। जी श्वेता। नमस्कार, थैंक यू सो मच प्रगति। और प्रबुद्ध मंच को मैं नमस्कार करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है बिल्कुल। तो हिंदुस्तानी समाज के सभी आदरणीय सदस्यों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे साहिर लुधियानवी के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शरीक होने का मौका दिया। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह उमा आप सभी को साहिर लुधियानवी के शताब्दी वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साहिर साहब के बारे में उनकी यादें, उनकी गजल, नज्म, शेर और कविताओं के सागर में से चुनकर कुछ कहे अनकहे यादों के गौहर लेकर हमारे साथ उन्हें साझा करने के लिए जो शख्सियत आया है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो एक ऐसा कलमकार है, शायर है, जिसके पास एक दिलकश जुबान है, मोहब्बत की दास्तान है, किसी भी टॉपिक पर आपकी बात करने की एक ही दिलचस्प अंदाज है आपका। आपके फिक्र के दायरे में मोहब्बत, वतन परस्ती, इंसानी जज्बात, आज की प्रोग्रेसिव सोच और लोगों के दिलों में उतरने का हुनर खूब दिखता है। मनोज मुंतशिर। मुंतशिर का मायना होता है बिखरा हुआ। सचमुच आपकी शायरी, आपके गीत दुनिया में रोशनी की तरह बिखर रहे हैं, हमें आपका दीवाना बना रहे हैं। आपकी लेखनी में एक सहजता है, आवाम के जहन में उतरने का वो पोशीदा रास्ता आपको पता है। आज के अगर 10 टॉप गानों को निकाला जाए तो उसमें से 5 गाने मनोज मुंतशिर के लिखे हुए होंगे। तेरी गलियां, बाहुबली 1-2 के सारे संवाद और गाने, MS धोनी, रुस्तम, हाफ गर्लफ्रेंड, बादशाह हो, कबीर सिंह और भी लिस्ट बहुत लंबी है, उसमें से मैंने कुछ चुनिंदा निकाली है। तो इन सारे फिल्मों में आपने शब्दों से नवाजा है, अपने गीत लिखे हैं। और मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी केसरी के गाने के बारे में। केसरी का गाना तेरी मिट्टी, जिसका जिक्र किए बिना आपका सफर पूरा नहीं, अभी तो आपका सफर चल रहा है, आपकी अभी तक की उपलब्धि पूरी नहीं होगी, जो सीधा हमारे दिल में उतर जाती है, वतन परस्ती का जज्बा जगा जाती है। एक समय जो जादू साहिर साहब के कलम से निकलता था, वो कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो आज आप वो काम कर रहे हैं, आपकी कलम वो साहिराना काम कर रही है। आपने एक बार कहा था कि मैं साहिर का दीवाना बना तभी मैं शायर बन पाया। तो मनोज मुंतशिर से बेहतर कोई और हो नहीं सकता है जो साहिर साहब की यादों के बारे में हमें बताए, हमें उनके रूबरू लेके जाए। वो कहते हैं ना कि कपड़े से इत्र की खुशबू आए तो कोई बड़ी बात नहीं, कपड़े से इत्र की खुशबू आए तो कोई बड़ी बात नहीं, बात तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। तो साहिर साहब के किरदार से वो खुशबू आती है, और वो खुशबू हम आपके किरदार से भी देखते हैं मुंतशिर साहब। तो मैं चाहूंगी कि पूरे सम्मान के साथ आपको मंच पे बुलाना चाहूंगी। आप दोनों साहित्यिक जगत के फिरदौस के वो फूल है जो चारों तरफ खुशबू फैला रहा है। तो प्लीज आप आइए, कुछ उनकी बातें, कुछ कही अनकही बातें, यादों से हमें रूबरू कराइए। तो आपका पूरे तहे दिल से आपका स्वागत है मनोज मुंतशिर। हम चाहेंगे कि सारे लोग एक बार विजुअल ताली बजा के उनका स्वागत करें। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका श्वेता, बहुत अच्छे शब्दों के लिए। और दिल से कहूं तो मॉडेस्टी तो ये कहती है कि हमेशा ये कहा जाए कि अपनी तारीफ सुनने से तकलीफ होती है, पर एक्चुअली अपनी तारीफ सुनना हमेशा अच्छा लगता है। बिल्कुल। मैं अपने सामने बड़े बड़े लोगों को देख रहा हूँ। तेजेंद्र शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं मेरे, और सामने उनका चेहरा दिख रहा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। जब भी ये चेहरा मेरे सामने आता है थैंक यू, जब भी ये चेहरा मेरे सामने आता है मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है। और तेजेंद्र जी उन लोगों में से हैं जो मुझे फोन करके बाकायदा ये बताते रहते हैं कि ये तुमने ठीक किया और यहाँ तुम चूक गए। ये दोनों चीजें मुझे बताते रहते हैं। चूक गए वाला पार्ट ज्यादा बताते हैं, ठीक गया, ठीक किया कम बताते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए, बड़ों का काम यही होता है। मेरी आवाज अब सबको आ रही है बेहतर, अच्छी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अभी इंद्रजीत जी ने बहुत अच्छा एक व्याख्यान दिया साहिर साहब के बारे में, और मैं ये मानता हूं कि साहिर पूरी जिंदगी अपनी कलम से सच लिखते रहे, बस एक बार वो झूठ लिख गए, एक चीज है जो वो गलत लिख गए, और मैं कतई उस कॉल से उनके इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने लिखा कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। मैं समझता हूं साहिर से बेहतर कहने वाला हो गए,
सही बात। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सब कभी कभी थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक गाना आता है जहां लगता है कि वाह हमने कुछ अच्छा लिख दिया, हमने कुछ ऐसा लिख दिया जो कि मेयारी है, जो कि एक खास लेवल तक पहुंचता है। पर कभी कभी, ये बहुत जरूरी है ये पार्ट समझना, कभी कभी साहिर रोज करते थे, साहिर उठते थे, लिखते थे। मैस्ट्रो कौन होता है? मैस्ट्रो वो नहीं होता जो कभी कभी कोई कमाल दिखा दे। मैस्ट्रो वो होता है जो ऑडियंस को पियानो की तरह बजा सके, वो जब हाथ में कलम पकड़े तब मैजिक कर दे। तो मैं तो वो नहीं साध पाया बहरहाल, और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग नहीं साध पाए। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कंटेम्प्रेरी राइटर्स, बहुत अच्छा लिखते हैं। साहिर रोज करते थे, साहिर के लिए आए दिन की बात थी। मुझे तो याद ही नहीं आता कि मैं साहिर का कोई कमजोर गीत मुझे कोई बता दे, और जो कमजोर है भी वो भी मैं ये मान लूंगा कि ये किसी मजबूरी में कमजोर रहा होगा, क्योंकि साहिर तो कमजोर नहीं लिख सकते। मैं एक निजी तौर पे साहिर से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र आपसे करना चाहूंगा, और ये पहली मुलाकात गायबाना मुलाकात थी। ये वो मुलाकात नहीं थी जो सामने सामने हुई थी। मैं तकरीबन 6 साल का था, और कानपुर एक शहर है, आप सब वाकिफ हैं, वहां मेरी मम्मी मुझे जेके बिरला टेम्पल दिखाने ले गई थी। बहुत आलीशान टेम्पल था। मुझे याद है मैं टेम्पल से नीचे उतरा और एक महिला कुछ किताबें बेच रही थी। अब मैं 6 साल का था, तो आप ये सन 82 की बात समझ लें, 1982 की बात है। तो मुझे किताबों की तरफ हमेशा एक बड़ी मिकनाती कशिश, बड़ा मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहा करता था। तो मैं भागा उस तरफ कि कुछ किताबें उठाऊं। सिर्फ 6 साल का था, तो अब जाहिर सी बात है कि 6 साल के बच्चे को एक खास तरह की किताबें उठानी चाहिए। पर मैंने जो उठाया वो क्या था, मुकेश के दर्द भरे नगमे। पता नहीं, दर्द वो एक वर्ड था जो मुझे बड़ा अपील करता था शुरू से। तो मेरी मम्मी थी साथ में, मेरे मामा जी थे, लोग हंसने लगे कि ये क्या उठा लिया, कुछ ऐसा उठाओ जिसमें मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, क्या उठा लिया तुमने। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो ये किताब एक बार देखनी है। मैंने किताब का पहला पन्ना पलटा, और उस पे एक गीत था, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मैंने सुना, पढ़ा, मतलब सुना तो खैर क्या, मैंने पढ़ा, और पता नहीं 6 साल का बाल मन कितना कोमल होता है और क्या समझ में आता था मुझे नहीं पता, पर कुछ था जो मुझे अपील कर गया और मैं जिद पे अटक गया। और वो किताब थी 50 पैसे की, 50 पैसे। तो मैंने जिद पे अड़ के अपने मम्मी से जिद करके और मामा से बोल के वो किताब खरीदवाई। तब तक मुझे साहिर नहीं पता थे, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये साहिर का है। बहरहाल वक्त गुजर गया, और कैसे आपकी जिंदगी में एक ही चीज बार बार घूम के आती है, ये अजीब तरह का खेल है कुदरत का। 94 की बात है। 94 में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और मेरा घर अमेठी है, गौरीगंज। तो गौरीगंज से अमेठी जाने के लिए सिर्फ एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम था PRL, और मैं उसी ट्रेन पे बैठ के जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है प्रतापगढ़। ये सब जगहें आप सब हैं तो हिंदुस्तानी, सबको अच्छी तरह से पता है, सब आप लोग आप वाकिफ हैं, तो मैं बड़ा ज्योग्राफी में नहीं जाऊंगा उसकी, मैं सीधे बात बता रहा हूँ। प्रतापगढ़ में इत्तेफाक से वो ट्रेन खराब हो गई, और मुझे ये बताया गया कि हमें, मतलब हम सबको आके इत्तला दी गई कि ट्रेन बिगड़ गई है और तकरीबन 2 घंटे लगेंगे ट्रेन बनने में, तब तक आप लोग प्लेटफॉर्म पे यहाँ वहां घूम लो, टाइम पास कर लो। बिल्ली दूध की तरफ भागती है, हम किताबों की तरफ भागते थे तब भी, और हम भागे कि कहीं हमें कुछ किताबें मिल जाएं। तो अभी भी होता है, खैर बुक स्टॉल्स होते हैं, AH व्हीलर के बुक स्टॉल्स, और प्रतापगढ़ में अभी भी हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक चचा थे, वो खुद भी शायर थे, और वही उस बुक स्टॉल पे बैठते थे। तो मैं भागा, मैंने उठाई कुछ किताबें यहाँ वहां। प्रकाश पंडित का एडिट किया हुआ एक साहिर का मजमुआ रखा था, डायमंड पॉकेट बुक से छपा, हिंद पॉकेट बुक से छपा था वो। तो मैंने वो उठाया, पहला पन्ना पलटा, उसमें लिखा था, दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था लौटा रहा हूं मैं। और मुझे लगा कि क्या वाकई क्रिएटिव राइटिंग को इससे अच्छी तरह और इससे कम शब्दों में बयान किया जा सकता है, कि हम राइटर्स क्या देते हैं दुनिया को, वही देते हैं जो हमें मिला होता है, कुछ नया तो हम देते ही नहीं, हम खाली उसको प्रोसेस करते हैं। और अगर हम कुछ नया देने पे आएंगे, हम अगर ऐसी कोई बात कहने पे आएंगे जिसको हमने जिया नहीं है, जिससे हमारा अंदरूनी कोई तजुर्बा नहीं है, वो झूठ होगा।
वो सिर्फ जैसे कहते हैं कि बातें होंगी खोखली बातें, उनमें कोई मर्म, कोई रस, कोई सार, कोई तत्व नहीं होगा। तो ये बात मुझे बहुत बहुत अंदर तक छू गई, ये लाइन बहुत अंदर तक छू गई। मैंने किताब का आखिरी पन्ना पलटा तो जहां प्राइस लिखा होता है बैक पेज, तो बैक पेज पे प्राइस लिखा हुआ था 18 रुपए, 18 रुपीज। 18 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मुझे याद है कि 94 में 3 रुपए में मेरा ब्रेकफास्ट हुआ करता था, जिसमें मैं एक चाय भी मिल जाती थी, मुझे ब्रेड ऑमलेट भी मिल जाता था। तो 18 रुपए आप समझ रही हैं, मतलब मेरा 6 दिन का ब्रेकफास्ट सेक्रीफाइस करने का सवाल मेरे सामने आके खड़ा हुआ था। और वो जो जद्दोजहद चलती है, वो जो डिलेमा था कि क्या करें, साहिर को लें या अपना पेट देखें। तो मेरी भूख में, मेरे नाश्ते में और साहिर में लड़ाई छिड़ी, और तकरीबन 15 मिनट की लड़ाई के बाद साहिर जीत गए। साहिर हमेशा जीते हैं, इस बार भी जीत गए। और मैंने 18 रुपए रखे काउंटर पे, वो किताब उठाई और मैं आके बैठ गया ट्रेन में। ट्रेन तब तक चल निकली। प्रतापगढ़ से इलाहाबाद तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस हुआ करता था पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से। वो 2 घंटे में मैंने वो किताब लगभग खत्म कर ली। मैं समझता हूं कि मैंने जहनी तौर पे वैसा सफर फिर कभी नहीं किया, जितना फर्टाइल, जितना प्रोडक्टिव, जिस तरह की भावनाएं मेरे ऊपर उतर रही थी, जो मैं, जिस तरह की छटाएं शब्दों से साहिर बिखेर रहे थे, मैं पागल हो गया था, या मैं अगर सही डायलेक्ट में कहूं तो मैं पगला गया था। मैं पढ़ता जा रहा था। मुझे आज भी याद है, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, वो जो नज्म जिसके आप सब शदाई होंगे, आप सब चाहने वाले होंगे उस नज्म के। ये मैं दावे से कह रहा हूं कि जो साहिर से मोहब्बत करता है उसको परछाइयां से मोहब्बत है ही। मैंने रोमांस पढ़ा, और वैसा रोमांस जो मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि इस तरह से भी रोमांस के बारे में इतना साफ सुथरे तरीके से, इतना नर्म और नाजुक लहजे में, और इतना आहिस्तगी से, इतना सरियल तरीके से, इतना सबलाइम तरीके से रोमांस के बारे में बात की जा सकती है कि मैं फूल टांक रहा हूं तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंख मसरत से झुकती जाती है, न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूं, जुबान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। रमा है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है, तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती। मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए अज़्ज़ो करम से उठा रही हो तुम। और यहां समझ में आता है कि माशूका जब बीवी बन जाती है तो भी कितनी खूबसूरत और कितनी हसीन हो सकती है। कि मेरी पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए अज़्ज़ो करम से उठा रही हो तुम, सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। मैं उस नज्म के मैजिक से, उसके फुसून से, उसके सहर से, सहर साहिर जादूगर, सहर जादू, तो उसके जादू से मैं कभी बाहर ही नहीं आया। क्योंकि जिस तरह से वो गियर शिफ्ट करते हैं, उसने मुझे पूरी जिंदगी के लिए ये बात बता दी कि भाई राइटिंग का मेयार ये है, अगर लिखना है तो इसके आसपास के लिखो, वरना मत लिखो। कोई बहुत जरूरी है नहीं लिखना, दुनिया चल रही है बगैर राइटर्स के भी। आप देखें उस नज्म में रोमांस है तो इस तरह का है, और वही नज्म जब अपना गियर शिफ्ट करती है और दूसरी तरफ जाती है, सुएज कैनाल का जो पूरा वाकया हुआ था, उसी के पस मंजर में साहिर ने यह नज्म लिखी थी। जब उस शाम को याद करते हैं, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती है, वो शाम आपको किस हद तक परेशान करती है, जब उसका चित्र साहिर खींचते हैं कि सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। उस शाम मुझे मालूम हुआ खेतों की तरह इस दुनिया में सहमी हुई दोशीजाओं की मुस्कान भी बेची जाती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ इस कार गहे जरदारी में दो भोली भाली रूहों की पहचान भी बेची जाती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ जब बाप की खेती छिन जाए, ममता के सुनहरे ख्वाबों की अनमोल निशानी बिकती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ जब भाई जंग में काम आए, सरमाए के कहबा खाने में बहनों की जवानी बिकती है। इतने अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स और इतना रोमांस, ये एक साथ एक नज्म में कोई कैसे लिख सकता है, ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। लेकिन मैं समझता हूं कि हर चीज समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको मान लेना चाहिए कि आपके जहन से और आपकी समझदारी से बाहर की चीज है। खुदा के बारे में भी मैं यही कहता हूं कि खुदा और शायरी कभी कभी आपको
अपने आप को पीछे ले लेना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए अपने आप को, अपने जहन को, अपनी सोच को। अक्ल में जो घिर गया, लाइंतहा कैसे हुआ, जो समझ में आ गया वो खुदा कैसे हुआ। तो हम समझने की कोशिश ही नहीं करते, ना खुदा को ना जाहिर को। पर हाँ, एक चीज है कि वो दिन और आज का दिन मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं ये बोलूं कि मैं तो बड़ा ओरिजिनल हूं, और ये सुनने में भी बात बहुत अच्छी लगती है, और इससे मुझे एक अलग लेवल मिलेगा। आप लोग भी शायद मेरी थोड़ी इज्जत ज्यादा कर पाए, लेकिन ये झूठ मैं क्यों बोलूं। मुकम्मल ओरिजिनलिटी नाम की चीज होगी लोगों में, बड़े बड़े राइटर्स दुनिया में है, मेरे अंदर नहीं। मैं हमेशा इंस्पायर्ड रहा हूं। मैंने जो भी अच्छे गाने लिखे होंगे थोड़े बहुत, वो सब इंस्पायर्ड होकर लिखे। मैं जिन गानों में इंस्पायर्ड नहीं हूं वो खराब गाने मेरे ही लिखे हुए। तो साहिर के बारे में ये बात कहूंगा कि दिल पे हाथ रख के मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा कुछ लिखा है जो साहिर से इंस्पायर्ड ना। मैं खुद को उनका मानस पुत्र कहता हूं। उन्होंने शादी नहीं की, उनके बच्चे नहीं थे, पर मैं उनका मानस पुत्र हूं, क्योंकि मेरे लिए तो मुंबई आने की वजह ही साहिर थी। तो जिस ट्रेन की जर्नी का मैं आपको वाकया बता रहा था, अगले 3-4 मिनट में हम अपना ये सेशन, मेरा वाला पार्ट में खत्म करूंगा। तो वो ट्रेन जब तक प्रतापगढ़ से इलाहाबाद पहुंची, तब तक मैं जहनी तौर पे मुंबई पहुंच चुका था, और मैं तय कर चुका था कि जैसे साहिर जीते थे, जिस कलंदरी के साथ, जिस भक्कड़पने के साथ, जिस बेखौफ अंदाज में, हम भी वैसे ही जिएंगे, और जो साहिर करते थे वही करेंगे। हम फिल्मों के गाने लिखेंगे। आप यकीन मानिए, उसके पहले 94 के पहले मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं फिल्मों के गाने लिखूंगा। लिखता था मैं, पर फिल्मों के गाने मैंने साहिर की वो किताब अपने हाथ में आने के बाद और साहिर की जिंदगी पढ़ने के बाद ये तय किया कि अब मैं फिल्मों के गाने लिखूंगा। कितना कुछ लिखा है साहिर ने जो इंस्पायर करता रहा मुझे। मुझे उनका वो गीत धूल का फूल का, बचपन में मेरी माँ, ये भी देखें, ये भी एक अजीब वाकया है कि मेरी माँ मेरे लिए गाती थी और मुझे कभी नहीं पता था कि ये गीत भी साहिर का है। तो जो पहली चीज 50 पैसे की किताब जिसने इंस्पायर किया, वो भी साहिर का था। मेरी माँ जो मुझे लोरी में सुनाती थी, वो लोरी कभी थी नहीं, बड़ा थॉट प्रोवोकिंग किस्म का गीत था, पर मेरी माँ उसे लोरी की तरह गाती थी कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है, कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू बदले हुए दौर की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो मैं समझता हूं पूरी जिंदगी यही कोशिश चलती रही कि इंसान की औलाद हूं, इंसान बन पाऊं, और तो खैर क्या बनूंगा। अलग अलग लेवल्स पे उनके गीत मुझे इंस्पायर करते रहे। मेरे अंदर बगावत का एक पुट है जो पूरी तरह साहिर से आता है, जिसके लिए मेरी मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स साहिर को बहुत दोष देते हैं कि ये बागी हो गया जब से इसने साहिर को पढ़ लिया। और साहिर की कौन सी नज्म ने मुझे बगावत सिखा दी, यही आखिरी चीजों की जो मैं आपसे शेयर करूंगा आज, और फिर मैं सुनूंगा श्रोता बन के। मैंने साहिर की ताजमहल पढ़ी थी, तो मुझे लगा था कि अगर एक चीज इंसान कर पाए कि जो सदियों से लिखा जा रहा है, जो सदियों से होता आ रहा है, खाली उसी चीज को एक डिफरेंट जाविये से देख पाए, एक डिफरेंट एंगल से देख पाए, तो उसे बड़ा कवि कहते हैं, उसे बड़ा शायर, बड़ा गीतकार कहते हैं। साहिर यही करते थे। मुझसे अगर आप पूछें, प्रोफेशन मेरा भी वही है। साहिर बहुत ऊपर थे, मैं बहुत नीचे हूं, पर काम तो वही कर रहा हूं मैं रोज। तो मैंने इतनी बात समझ ली है कि साहिर की तरह खाली अपना कैमरा दूसरी तरफ लगा दो, जहां से दुनिया देख रही है जिस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट को तुम वहां से मत देखो, नया एंगल तलाशो। साहिर ने मोहब्बत की जो सबसे बड़ी निशानी थी, जिसे ताजमहल कहते थे, उसको देखने के लिए अपना कैमरा शिफ्ट कर लिया, कहीं और से देखने लगे, और क्या देखा, और वाह। वो अपनी माशूका से कहते हैं कि ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ये ताजमहल का वो प्रांगण है जहां प्यार करने वाले रोज मिलते थे, बाहों में बाहें डाल के घूमते थे। साहिर को वहां नहीं मिलना था, एंड ही हैड अ रीजन फॉर इट, अ रीजन व्हिच वाज वैलिड एनफ। कि ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। बज़्म शाही में गरीबों की गुजर क्या मानी, सब्त जिस राह पे हूं सतवते शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी। मेरी महबूब पसे पर्दाए तशहीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ले जमील,
वो मजदूर जिन्होंने ताजमहल बनाया, क्या उनको किसी से प्यार नहीं था? मेरी महबूब, उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील। उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनामो नमूद, आज तक उन पे जलाई न किसी ने किंदील। ये इमाराती मकाबिर, ये फसीले, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहनशाहों की अजमत के सुतूं, दामने दहर पे उस रंग के गुलकारी है जिसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून। ये समंजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब, कहीं और मिलाकर मुझसे। बहुत शुक्रिया आपको। मैं सिर्फ अपने लिए एक दुआ करूंगा कि मेरे अंदर साहिर जिंदा रहे, और मैं दुनिया के तमाम सुनने वालों के लिए जो हिंदी संगीत, हिंदी फिल्मों का संगीत सुनते हैं, उनके लिए दुआ करूंगा कि आपके अंदर वो दिल जिंदा रहे जो साहिर जैसा अदब, साहिर जैसे बोल और साहिर जैसी शायरी समझ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे मनोज, बहुत अच्छे बेटा, ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा मनोज जी, बहुत अच्छा। आपने साहिर को समर्पित शाम में एक जादुई समा बना दिया है। मनोज जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, दिल जीत लिया आपने सबका। इंद्रजीत जी, मेरा प्रणाम आपको, और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतने बड़े लोगों के